हेलो सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे मन लगाकर। हाँ जी, तो आपके लिए जो हमारा ये जो बैच है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारा एचपीएससी का एचपीएससी का जो पीजीटी स्क्रीनिंग का ये हमारा क्या है, ये कॉमन बैच है। ये हमारा जो कौन सा चल रहा है, आप किस बैच में पढ़ रहे हो, ये कॉमन बैच में पढ़ रहे हो। और इस कॉमन जो ये हमारा बैच है, इसके अंदर आपको क्या क्या करवाया जाएगा, जो आपके 50 मार्क्स का पेपर के अंदर आएगा उसी की तैयारी आपको इसके अंदर करवाई जाएगी, ठीक है। और साइकोलॉजी तो मैं आपको करवा ही रही हूँ। उसके अलावा क्या रह गया, आपकी हरियाणा जीके रह गया। आपका क्या रह गया, हरियाणा जीके रह गया। हरियाणा जीके आपको सचिन जागलान सर करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी रीजनिंग रह गई, ठीक है, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है वो आपको अनूप सर करवाएंगे। तो ये हमारा जो है, ये एचपीएससी का जो कॉमन बैच का सिलेबस है, 3 चीज़ है। एक तो साइकोलॉजी, एक हरियाणा जीके और एक क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। तो इस 50 नंबर की तैयारी हम आपको करवा देंगे। और इसके लिए जो फीस है वो 2000 है, ठीक है ना। 2000 फीस जो है, बिल्कुल एक जेन्युइन सी फीस रखी गई है कि हर बच्चा इसको पे कर सकता है, कोई ज़्यादा तो है नहीं देखो। और आपके 50 नंबर की इससे तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी बच्चा इस बैच को लेना चाहता है, क्योंकि बच्चों की क्वेरी आ रही है काफ़ी कि ये जो बैच है वो कितने का है, क्या सिस्टम है। तो फिर मैंने सोचा स्टार्टिंग में क्यों ना इसी के बारे में बता दूं, ताकि आप अपने किसी मित्र को, किसी नियर डियर को बता सको कि इस तरह से जो है हमारा बैच चल रहा है। ये पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी है, जो दोनों यूनिट है, वो मैं आपको करवा दूंगी। और बाकी का काम जगलन सर करवा रहे हैं और अनूप सर करवा रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक आज का क्या है, हमारा टॉपिक है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, हमने क्या करना है कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी है, इसके फंक्शन क्या क्या है, इसके क्या क्या फंक्शन है, यानी कि क्या क्या इसके कार्य हैं, इनके बारे में हम लोग आज लोग पढ़ेंगे। पहले हमने क्या किया था, इस एजुकेशन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने इसके स्कोप के बारे में पढ़ा। और आज हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन माना कार्य, कार्य या कार्य क्षेत्र आप बोल सकते हो। इसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है। और वैसे तो आपने जब स्कोप पढ़ लिया ना, तो कार्य क्षेत्र वैसा ही है, मिलता जुलता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट करवाऊंगी, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको मैं टॉपिक कोई छोड़ दूं, मैं तो सोचूं इसके अंदर इंक्लूड है और आप बाद में सोचो मैडम ने ये तो कराया ही नहीं, क्योंकि बच्चों की अक्सर इसी तरह की मेंटेलिटी हो जाती है। तो चलिए जी, करते हैं इसको हम लोग आगे। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की आपको पता है कि बड़ी एक प्रमुख शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रयुक्त शाखा बोलते हो, प्रयुक्त शाखा। ये प्रयुक्त शाखा क्या होती है अभी, प्रयुक्त शाखा का मतलब क्या होता है, अप्लाइड। प्रयुक्त का मतलब क्या होता है, प्रयुक्त का मतलब होता है जी अप्लाइड, ठीक है, APPLIED, ठीक है ना। ये अप्लाइड है, ये प्रयुक्त शाखा है, जिसका महत्व एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा है, शिक्षा के लिए ज़्यादा है, टीचर्स के लिए भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अप्लाइड वो होता है ना जिसको अप्लाई किया जा सके, टीचर्स के लिए इसका महत्व है। और साथ साथ इसका महत्व लर्नर्स के लिए भी है, ठीक है ना। इसका महत्व लर्नर्स के लिए भी है, यानी कि सीखने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इससे क्या हो गया, इससे मनोविज्ञान के क्षेत्र में, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आ गया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आ गया, काफ़ी परिवर्तन आ गया। यानी कि अब की जो शिक्षा है वो पहले जैसी नहीं है। पहले मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस के अंदर कि डंडे के जोर के ऊपर बच्चे को पढ़ाया जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो विद्यार्थी है, जो लर्नर है ना, जो विद्यार्थी है वो किसके अंदर आ चुका है, वो सेंटर में आ चुका है। विद्यार्थी किस में आ गया भाई, सेंटर में आ गया। और सारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसी के चारों तरफ घूम रही है। यानी कि जैसा बच्चा चाहेगा, अब हम बच्चे को वैसा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो, हम मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि ये क्या क्या इसके कार्य हैं। तो पहला कार्य क्या है कि छात्रों के विकासात्मक, पहला काम क्या है, छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में इसका काम है। छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में इसका
रोल है। ये तो पहला हो गया, यानी कि टू अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या स्टूडेंट्स, यानी कि आपको पता है कि स्कूल के अंदर जो बालक है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। जैसे स्कूल के अंदर जो बालक है उनकी जो शैशवावस्था होती है, बालकों की जो शैशवावस्था होती है, उसके बाद बालक क्या बाल्यावस्था के अंदर आता है। बालक किसके अंदर आ जाता है? बाल्यावस्था के अंदर आ जाता है। और किशोरावस्था से होकर स्कूल के अंदर गुजरते हैं। कैसे होकर? किशोरावस्था से होकर स्कूल में गुजरते हैं। ये शैशवावस्था कब से कब तक? 0 से 6 साल तक ये होती है, 6 से 12 और ये होती है 12 से 18। ठीक है ना। अब 3 साल का जो बच्चा है वो नर्सरी क्लास में आता है स्कूल के अंदर, तो यहाँ से भी ये भी गुजरती है और लगभग ये भी गुजरती है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं से होकर बच्चे गुजरते हैं। तो ये क्या करता है कि हर एक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। शैशवावस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था की अपनी है, किशोरावस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि एक टीचर को इन विशेषताओं के बारे में बताता है। किसको बताता है? कि एक टीचर को इन विशेषताओं के बारे में बताता है, ठीक है ना, और इनसे अवगत कराता है कि कौन सी आयु के अंदर बच्चा क्या सीख सकता है। ठीक है ना, कि छात्र का जैसे जैसे बच्चे की मैच्योरेशन होगी, जैसे जैसे बच्चे की मैच्योरेशन होगी वैसे वैसे बच्चा क्या करेगा? अधिगम करेगा। अब जैसे एक बच्चा अगर 5 साल का है तो आप उसको 5 साल के अकॉर्डिंग ही सिखा सकते हो, आप उसको 10 साल के अकॉर्डिंग नहीं सिखा सकते। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि अधिगम में, यानी कि लर्निंग के अंदर, अधिगम में और जो परिपक्वता में यानी कि मैच्योरेशन के अंदर बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर बच्चा परिपक्व होगा तभी अधिगम कर पाएगा, अगर बच्चे परिपक्व नहीं है, अरे अगर जब बच्चे की जब टांगे ही विकसित नहीं है तो क्या साइकिल चलाना सिखा दोगे? नहीं सिखाओगे ना। जब बच्चा 8 या 9 महीने का होगा तो वो घुटनों के बल सरक सरक कर सीखेगा। क्या आप 4 महीनों को घुटनों के बल सरका दोगे क्या धक्के से? नहीं सरका सकते, है ना। अरे बच्चे की जो विशेषताएं होगी, जो उसकी मैच्योरेशन होगी, मतलब जो परिपक्वता होगी, उसी के आधार पर तो आप बच्चे को सिखाओगे, है ना। इंसान के बच्चे हो, उड़ तो नहीं जाओगे, उड़ोगे तो नहीं, तो बस पक्षी के बच्चे उड़ेंगे, इंसान के उड़ थोड़ी ना जाएंगे। तो जो बच्चा कर सकता है, जैसा बच्चा सीख सकता है, आप उसी के अनुसार बच्चे को क्या करवाओगे? अधिगम करवाओगे, है ना। उसी के अनुसार क्या करवाओगे? आप अधिगम बच्चे को करवा दोगे। तो ये छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने के क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद देखो जो दूसरा क्या समझता है कि शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में, शिक्षार्थी लिख दो, विद्यार्थी लिख दो, शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में, समस्याओं को समझने में, ठीक है ना, कि जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर शिक्षार्थी को अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, मतलब अलग अलग उम्र के अंदर बालक की अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। जब बच्चा शैशवावस्था के अंदर होगा तो उसकी समस्या अलग प्रकार की होगी, बाल्यावस्था के अंदर होगा तो अलग प्रकार की समस्या होगी, लेकिन जब एक बच्चा किशोर हो जाता है, यानी कि एडोलेसेंस, जब किशोर बच्चा होता है तो उसकी समस्याएं अलग प्रकार की होती है। और आप अगर इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जानते हो, समझते हो, तभी आप इनको दूर कर सकते हो। आपको यही नहीं पता कि किशोरावस्था के अंदर बच्चे की क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो बताओ दूर कैसे कर दोगे, है ना। किशोर बच्चे के अंदर अनेक समस्याएं होती हैं, बाल्यावस्था की अनेक समस्याएं होती हैं, तो बताओ कैसे दूर कर दोगे अगर आपको पता ही नहीं है। तो बच्चों की इन समस्याओं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? एक टीचर की मदद करता है। एक टीचर को यह पता होना चाहिए कि कौन सी आयु के अंदर बच्चे के अंदर क्या समस्याएं आती हैं और कौन सी आयु में बच्चे को क्या सिखाया जा सकता है। अब जैसे बच्चे को आपने भाषा सिखानी है, लैंग्वेज सिखानी है, तो लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे जो बढ़िया उम्र है वो कौन सी होती है? वो बाल्यावस्था होती है। आप बाल्यावस्था के अंदर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब बच्चा किशोर हो जाएगा ना तो उसको ज़्यादा लैंग्वेज नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। फिर जो नैतिकता का विकास है बालक के अंदर, जो नैतिकता की भावना है वो आप कब सिखा सकते हो? वो सबसे ज़्यादा नैतिकता का भाव शैशवावस्था और बाल्यावस्था में सिखाई जा सकती है। आप ये सोचते हो कि आपने शैशवावस्था और बाल्यावस्था में तो बालक को नैतिकता सिखाई नहीं, और अब आप किशोर बच्चे को चले हो नैतिकता का पाठ पढ़ाने, 0 रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जो बच्चे ने अब तक सुना है, जो समझा है, जो देखा है ना, वो बच्चे हो गया जी पक्का, अब कुछ नहीं हो सकता।
तो शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में, उनके उम्र के बारे में समझने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद अगला क्या है कि कक्षा के अंदर जो आप बालकों को शिक्षण करवाओगे, कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में कि कक्षा के अंदर शिक्षण का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसके लिए मदद करता है। ठीक है ना, यानी कि जो क्लासरूम लर्निंग किस प्रकार की होनी चाहिए, सीधी सी बात है, क्लासरूम जो लर्निंग है, दोबारा लिख दो क्या, कि जो क्लासरूम जो लर्निंग होती है वो बच्चे की किस प्रकार की होनी चाहिए, ये समझने में मदद करता है। ठीक है ना, कि क्लासरूम में किस प्रकार से आप बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि जो शिक्षक है वो शिक्षण करवाते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बच्चों को समझाता है, बल्कि जो बच्चे की एबिलिटी होती है, जो बच्चे के जो व्यक्तित्व के शील गुण होते हैं, उनको भी ध्यान में रखता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इसके अंदर पॉइंट कौन सा आ जाएगा कि प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में, जो प्रभावी शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण विधियां प्रभावशाली है, प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना, क्योंकि जो मनोविज्ञान है इसके अंदर बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं। आप बच्चों को कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाओगे, कौन सी उम्र के बच्चे हैं और कौन सी शिक्षण विधि का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि उन सभी विधियों के अंदर से जो उत्तम शिक्षण विधि है उसका चुनाव करके, उत्तम शिक्षण विधि का चुनाव करके आप बच्चों को बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, यानी कि जितने आप शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती है, बहुत सारी होती हैं, जैसे खोज विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। ठीक है, और जो बालक के लिए जितनी भी विधियां हैं, एक से एक बढ़िया जो विधियां, भ्रमण विधि है, आप उन सभी का प्रयोग करोगे और बच्चे के लिए क्या बेस्ट है उसको पहचानने में मदद करता है आपकी। ठीक है ना, कि अब शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण में तो जो कैरिकुलम का निर्माण करने में अध्यापक के क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है ना, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है इसके अंदर क्या होते हैं, शिक्षण अधिगम के क्या होते हैं जी, प्रिंसिपल्स होते हैं। शिक्षण अधिगम के क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को सामने रखकर कैरिकुलम का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। कैरिकुलम क्या होता है, जो कि छात्र के लिए पूरे साल का एक बार में ही बना दिया जाता है, पूरे साल का, कि कब बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, कब बच्चे के पेपर लिए जाएंगे, कब बच्चों को भ्रमण के लिए लिया जाएगा, कब बच्चे के लिए कोई कल्चरल जो प्रोग्राम है, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो बच्चे के लिए कब आयोजित किए जाएंगे। ठीक है ना, बच्चे के लिए भाषण प्रतियोगिता कब आयोजित की जाएगी, बच्चे के लिए लेख प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, अरे अनेकों काम होते हैं स्कूल के अंदर। ठीक है ना, तो वो सारा का सारा कैरिकुलर के अंदर होता है, जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं। ठीक है ना, और जो डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो सीखने का पैटर्न है, उन सब के ऊपर ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट है हमारा अगला कि समूह गतिकी को समझने में, समूह गतिकी को समझने में ये क्या करता है, मदद करता है। समूह गतिकी को समझने में क्या करता है, मदद करता है। आप कहोगे मैडम जी ये समूह गतिकी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक मिनट रुको भाई, हाँ जी, समूह गतिकी को क्या बोलते हैं, इसको ग्रुप डायनेमिक बोलते हैं, इसको ग्रुप डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रुप डायनेमिक, यानी कि ये जो क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाने का जो काम होता है, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, ये समूह गतिकी के द्वारा आता है भाई। ठीक है ना, यानी कि छात्र में और शिक्षक में क्या होनी चाहिए, अंतः क्रिया होनी चाहिए। छात्र और टीचर के अंदर अंतः क्रिया। आप कहोगे मैडम अंतः क्रिया क्या होती है, अंतः क्रिया माना इंटरेक्शन, यानी कि स्टूडेंट और लर्नर के अंदर इंटरेक्शन होनी चाहिए। जो शिक्षार्थी होते हैं वो कक्षा में बढ़िया अनुशासन बनाए रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा शिक्षक उनको बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा।
तो उनका क्या बन जाता है, जो उनका ग्रुप है ना क्लास के अंदर, यानी कि बच्चों का और टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस ग्रुप का, बच्चों के ग्रुप का, उसको समझने में मदद करता है। ठीक है ना? यानी कि कक्षा में यदि शिक्षण का बढ़िया माहौल होगा, अच्छा इंटरेक्शन होगा, तभी वो क्लासरूम बढ़िया होगा। यूँ कहा जाता है ना कि कौन-सा क्लासरूम बेस्ट होता है, जहाँ पर केवल टीचर बोलता है और बच्चे उसकी आवाज़ सुनते हैं और बच्चे चुप रहते हैं, या टीचर भी बोल रहा है और बच्चे भी बोल रहे हैं और आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो जो ये छात्र और शिक्षक का जो इंटरेक्शन है, ये समूह है, जो बच्चों का जो समूह है, ये क्लास के अंदर जो बनेगा, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, और भी बढ़िया होगी। ठीक है ना? उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि जो अपवादात्मक बालक होते हैं, अपवादात्मक बालक, अपवादात्मक बालकों को मार्गदर्शन देने के लिए, मार्गदर्शन देने में ये क्या होते हैं? ये होते हैं जी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं। अपवादात्मक बालक यानी कि आपको इंग्लिश में लिख देती हूँ क्योंकि आप लोग फिर पजल हो जाते हो। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है ना? क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप समस्यात्मक बालक भी बोल सकते हो। आप जिनको आसान भाषा में समस्यात्मक बालक भी बोल सकते हो। ठीक है ना? तो देखो क्लास के अंदर हर तरह के बच्चे होते हैं। अभी क्लास के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे भी क्लास के अंदर होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे भी क्लास में होते हैं। क्लास के अंदर एवरेज यानी कि मध्यम जो बच्चे हैं वो भी होते हैं, डल भी होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो समस्यात्मक बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, उनको विशेष प्रकार के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। उन बच्चों को क्या ज़रूरत होती है? विशेष प्रकार के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। जैसे जो क्लास के अंदर समस्यात्मक बालक होते हैं, इनका काम क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर कोई बाधा उत्पन्न करना, ये बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है? ऐसे बच्चे क्या करते हैं, क्लास के अंदर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो खड़ी रखते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे। उसके अलावा क्लास के अंदर मंदबुद्धि बच्चे भी होते हैं, क्लास के अंदर पिछड़े बच्चे भी होते हैं। ठीक है ना? क्लास के अंदर कोई अपंग बच्चा भी हो सकता है। ठीक है? कोई गूंगा बच्चा भी हो सकता है। तो इन सभी बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए और इनको सही ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है भाई? मदद करता है। ठीक है ना? क्योंकि जो शिक्षक के ऊपर सभी बच्चों की जवाबदेही होती है, तो इसीलिए शिक्षक को इन सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। जो बच्चे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, उनको समझने में मदद करता है। उसके बाद देखिए अगली बात इसके अंदर क्या है, और इसके किस चीज़ के अंदर ये हमारी मदद करता है कि नेचर ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे की नेचर को समझने में कि बच्चे की नेचर कैसी होती है, बच्चा किस प्रकृति का होता है। ठीक है ना? क्योंकि आपकी क्लास के अंदर जब 40 बच्चे हैं तो अलग अलग समूह से बच्चे आए हैं। आपको उनकी नेचर को समझना है कि कौन सा बच्चा किस कम्युनिटी से आया है, कौन से वो परिवार से आया है, बच्चा किस तरह का है, क्या वो प्रथम पीढ़ी का विद्यार्थी है। आपको ये देखना है कि जो आपकी क्लास के अंदर जो बच्चा आया है, क्या वो प्रथम पीढ़ी का विद्यार्थी है। अब आप कहोगे मैडम ये प्रथम पीढ़ी का विद्यार्थी क्या होता है? भाई देखो, एक ऐसा बच्चा जिसके परिवार में उसके मम्मी पापा दादा दादी कोई भी, उसके परिवार में कोई भी स्कूल गया ही नहीं, उसके पापा हैं वो भी अनपढ़ हैं, उसके दादा भी अनपढ़ हैं, उसके जो परदादा थे वो तो थे ही अनपढ़, जो परदादा हैं, उसकी मम्मी भी अनपढ़ है, उसकी दादी भी अनपढ़ थी, है ना? यानी कि परिवार के अंदर पहला ऐसा बच्चा है जो स्कूल में आया है, तो आप उसको प्रथम पीढ़ी का विद्यार्थी कहोगे। अब नेचुरल सी बात है कि जो पढ़ने की जो एक एबिलिटी है उसके हेरिडिटी में, जीन्स में तो है नहीं, है ना? तो आपने उसको किस तरह से टैकल करना है, आपने बच्चे की नेचर को समझना है, बच्चा किस प्रकार का है। ऐसे थोड़ी ना आप सभी को एक ही लाठी से हाँक सकते हो। आप क्लास में इंग्लिश में गिटर पिटर कर रहे हो, कुछ ना कुछ इंग्लिश में पट 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 बोल के चले गए, बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अब ये कोई मतलब थोड़ी ना है पढ़ाने का। जब बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा तो कैसे बताओगे आप। चलो जी, उसके बाद नंबर 9 पर, उसके बाद है जी अगला कि नॉलेज ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस। आपको बच्चे की जो विकास की जो प्रोसेस है उसका आपको पता होना चाहिए
कि बच्चा किस प्रकार से विकास करेगा। जैसे एक विकास की प्रक्रिया को समझने में, आप ऐसे कह सकते हो, विकास की प्रक्रिया को समझने में। जैसे एक माली होता है ना, एक माली को ये ज्ञान होता है, एक माली को ये ज्ञान होता है कि कोई जो पौधा है वो कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे आपके घर में कोई पौधा लगा है और पौधा खराब हो जाए तो आप क्या कहोगे? आप माली से सलाह मशवरा करोगे, ये पौधा मैंने लगाया था, अब ये खराब हो गया, सूख गया है, अब हरा भरा कैसे होगा दोबारा, मेरा तो बड़ा पसंद का पौधा है, इसमें बड़े अच्छे फूल आएंगे। तो माली बताएगा जी इसके अंदर ये डाल दो तो ये पौधा जो है ना हरा भरा हो जाएगा। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से आगे डेवलपमेंट करेगा, कैसे वो विकास करेगा। जब तक आपको यही नहीं पता कि बच्चा विकास कैसे करेगा तो आप बच्चे को नहीं सिखा सकते, ठीक है ना, आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। उसके बाद देखो अगली क्या मदद करता है, अगली मदद करेगा ये वाला कि अगली ये किस बात के अंदर मदद करता है, मूल्यांकन की उचित विधियों को समझाने में। मूल्यांकन की उचित विधियों को समझाने में कि आप बच्चे का क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, को समझने में आप बच्चे का क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे भी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप मूल्यांकन करोगे तभी तो बालक को अगली क्लास में क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रमोट कर दिया जाएगा। तो बच्चों के मूल्यांकन के बारे में आपको समझ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बालक का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। उसके अंदर जो आप किस तरह से बच्चे को ग्रेडिंग दोगे, ठीक है ना, किस तरह से आप बच्चे को ग्रेडिंग प्रणाली के द्वारा कैसे बच्चे का मूल्यांकन करोगे। तो ये सभी बातें जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। क्लियर भाई? सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी के कार्य हैं। ये क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी के कार्य हैं। तो आपकी जो पहली यूनिट का जो पहला पॉइंट है, अब पढ़ लेना, आपके सबके पास होगा, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ये आज हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बालक की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा अगला लेक्चर ये होगा जब बालक की हम फिजिकल यानी कि शारीरिक की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ने से पहले हमको बच्चों की विशेषताओं का पता होना चाहिए, यानी कि जो तीनों लेवल है ना, तीनों लेवल की विशेषताओं का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तभी हम जो है ये चीज़ आगे कर सकेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी, ठीक है। तो आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद, सभी बच्चों का। जय हिंद, जय भारत।